तक हमने 12th फिजिक्स में द्वितीय प्रश्न पत्र में पहला यूनिट समाप्त किया है जो किरण प्रकाशिकी था। इसी के साथ साथ हम प्रथम पेपर की शुरुआत आज करने जा रहे हैं, जिसमें पहला यूनिट जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी है। इस यूनिट में हम आवेश से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं इसके विषय में हम चर्चा बाद में करेंगे। आज इस यूनिट के पहले चैप्टर में हम आवेश के संदर्भ में कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा आवेश होगा। आवेश के विषय में अनेक तथ्यों का हम अध्ययन आज करेंगे। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आवेश होता क्या है। आवेश चार्ज जिसको हम कहते हैं, आवेश इंग्लिश में इसको हम चार्ज कहते हैं। चार्ज किसी कण अथवा पदार्थ में एक प्रकार का गुण होता है और इस गुण से निहित अगर दो पदार्थों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो उन दोनों पदार्थों या दोनों कणों के बीच एक बल लगता है जिसको विद्युत बल कहते हैं। यानी आवेश जैसे गुण के किन्हीं दो पदार्थों में निहित होने के कारण उन पदार्थों के बीच एक बल लगता है जो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, और इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से हम विद्युत बल कहते हैं। तो चार्ज की एक परिभाषा बन के आएगी कि चार्ज पदार्थ में निहित वह गुण है जिसके कारण इस गुण से निहित दो पदार्थों अथवा दो कणों के बीच आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल अथवा विद्युत बल लगता है। तो क्या लिखेंगे चार्ज की परिभाषा, आवेश की परिभाषा कि आवेश पदार्थ अथवा कण में निहित वह गुण है जिसके दो कणों में होने के कारण दोनों कणों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से विद्युत बल कहते हैं। तो क्या परिभाषा बन के आई कि आवेश पदार्थ अथवा कण में निहित वह गुण है जिसके दो कणों में निहित होने के कारण दोनों कणों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से विद्युत बल कहते हैं। ये हमारी चार्ज अथवा आवेश की परिभाषा हो गई। अब ये चार्ज अथवा आवेश किसी कण या किसी पदार्थ में कैसे आते हैं उसको हम देखते हैं। तो किसी कण में आवेश का गुण आवेश निम्न प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। अब आवेश जैसा गुण किसी पदार्थ अथवा किसी कण में है और इस तरह के दो कण हैं तो दोनों कणों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, या कह लें कि दोनों कणों के बीच विद्युत बल लगेगा। अब यह आवेश जैसा गुण किसी कण में किस प्रकार से आएगा उसको हम देखेंगे। पहला तरीका है घर्षण द्वारा। दूसरा तरीका है संपर्क द्वारा। और तीसरा तरीका है प्रेरण द्वारा। रक्त घर्षण
संपर्क, कांटेक्ट के द्वारा और प्रेरण के द्वारा ये किसी कण में या किसी पदार्थ में ये आवेश जैसा गुण आ सकता है। तो यदि हम दो फिक्स पदार्थ के जोड़े लें और उनके बीच परस्पर घर्षण के द्वारा हम आवेश को दे सकते हैं। जैसे आपके किताबों में दो बड़ा चर्चित पदार्थ दिया गया है। एक है कांच का छड़ के साथ लगा हुआ है क्या, रेशम, और दूसरा जोड़ा है आबुनस की छड़। आबुनस एक प्रकार का मटेरियल है और इसके साथ जोड़ा है बिल्ली की खाल। तो जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो ये कांच का छड़ जो होता है छोटे छोटे कुछ तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ ही इस रेशम के टुकड़े को भी आकर्षित करता है। तो कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ने से दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो इसका आशय यह है कि हो सकता है इस कांच के छड़ और रेशम में क्या हो जाए, विद्युत आवेश निहित हो जाए या आवेशन का गुण उत्पन्न हो जाए। दूसरा, आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो भी आबुनस की छड़ बिल्ली की खाल को क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। अच्छा, अब एक कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा, फिर दूसरे कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा, तो रगड़ने के बाद दोनों कांच की छड़ को हम धागे से इस तरह से अगर हम लटकाते हैं, इस तरह से, तो दोनों कांच के छड़, ये भी कांच का छड़ है जिसको हम रेशम पर रगड़ दिए हैं, और ये भी कांच का छड़ है, इसको भी हम रेशम से रगड़ दिए हैं। और जब दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये इधर की तरफ जाने लगता है, ये इधर की तरफ जाने लगता है, यानी दोनों कांच की छड़ के बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। अच्छा, दूसरा, अगर हम आबुनस की छड़ को इधर, हम आबुनस की छड़ को भी इसी तरह से धागे से लटका देते हैं, ये आबुनस की छड़ है ये भी, और ये भी आबुनस की छड़, दोनों को हम इस बिल्ली की खाल पर रगड़ करके एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, यानी दोनों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, और यहां भी क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो कहा जाता है कि देखिए कांच के छड़ को जब हम रेशम पर रगड़े तो इसमें चार्ज आ गया, और इस कांच की छड़ को भी रेशम पर रगड़े तो इसमें भी चार्ज आ गया, और दोनों चार्ज से युक्त कांच की छड़ या दोनों आवेश के गुण से युक्त कांच की छड़ एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, फिर आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, दोनों को एक दूसरे के करीब लाए, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा कंडीशन देखें हम कि एक लिए हम कांच की छड़ को और दूसरा लिए हम आबुनस की छड़ को, और इन दोनों को, कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ लिए, आबुनस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ लिए, और इन दोनों के एक दूसरे के करीब लाए, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो यहां पर कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा, आकर्षण बल। तो क्या होगा कि एक ही प्रकार के पदार्थ से, कांच और कांच दोनों को रेशम की से रगड़ा गया, तो और ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ, आबुनस की छड़, आबुनस की छड़, दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और दोनों को करीब लाया गया, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार की पदार्थ, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के करीब लाए, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी समान प्रकार के आवेश से आवेशित कांच का छड़ है, अगर इस पर आवेश है तो समान होगा, क्योंकि दोनों रेशम से रगड़े जा रहे हैं और दोनों कांच के छड़ है। तो अगर समान प्रकार के आवेश इसमें उत्पन्न हो रहे हैं तो इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पर आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जा रहा है,
दोनों आवेश की क्षण है, दोनों समान रूप से आवेशित हुए होंगे या दोनों में समान प्रकार के आवेश होंगे और दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं, क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी यहाँ पर समान प्रकार से आवेशित आवेश की क्षण के बीच प्रतिकर्षण और समान प्रकार से आवेशित कांच की क्षण के बीच प्रतिकर्षण। लेकिन अलग अलग प्रकार से आवेशित कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया, आवेश की छड़ को बिजली की खाल पर रगड़ा गया। तो अलग अलग प्रकार से आवेशित जो छड़ों के बीच है, ये कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। क्या हो गया? भिन्न प्रकार के आवेशित छड़ों के बीच आकर्षण। आकर्षण तो क्या देखिए आप कि अगर समान प्रकार के आवेश से आवेशित छड़ है तो उनके बीच प्रतिकर्षण यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। लेकिन विपरीत या भिन्न प्रकार के आवेशित छड़ों के बीच क्या लग रहा? आकर्षण बल है। तो यहाँ पर कहा गया कि देखिए अगर अलग अलग प्रकार से आवेशित छड़ है तो उस पर आवेश के जो गुण होंगे अलग अलग प्रकार के होंगे। तो कांच के छड़ पर जो आवेश को बताया गया वो कहा गया देखिए ये प्लस आवेश से आवेशित है या इन पर आवेश का गुण धनात्मक है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरे प्रकार से आवेशित किए गए तो यहाँ पर क्या है? दोनों पर ऋणात्मक आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश का गुण हो गया और ये भी दोनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव इसको कह दिया गया और इसको निगेटिव कह दिया गया और कहा गया कि देखिए एक कांच की छड़ है जिसको रेशम पर रगड़ा गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक आवेश की छड़ है जिसको बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश के बीच जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल लग रहा है। तो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि समान प्रकार के आवेश से आवेशित कणों, छड़ों, पदार्थों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा और विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित कणों, छड़ों या पदार्थों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा। कोई जरूरी नहीं है कि केवल कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाए, कोई और पदार्थ होगा जिसके कपल्स में कोई और पदार्थ होगा, उन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो उन पर भी प्लस आवेश और माइनस आवेश आ सकता है। तो यहाँ पर जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर कहते हैं कि धनात्मक आवेश का गुण आ गया और रेशम में ऋणात्मक आवेश का गुण आ गया। इसी तरह से आवेश की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो आवेश की छड़ पर ऋणात्मक प्रकार का आवेश आ गया और बिल्ली की खाल में धनात्मक प्रकार का आवेश आ गया। तो क्या हुआ कि कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश, रेशम पर ऋणात्मक आवेश, तो ये धन है ये ऋण है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आवेश की छड़ पर ऋणात्मक आवेश, बिल्ली की खाल में धनात्मक आवेश और दोनों विपरीत है, ये भी आकर्षित करते हैं। इसी तरह से कांच की छड़ में धनात्मक आवेश है और एक और कांच की छड़, दोनों में धनात्मक आवेश होगा, दोनों प्रतिकर्षण। एक आवेश की छड़ पर ऋणात्मक आवेश है और एक और आवेश की छड़ पर ऋणात्मक आवेश, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण। लेकिन अगर कांच की छड़ को आवेश की छड़ के पास ले जाया जाए तो एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस है, दोनों क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आया कि देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक कांच पर आने वाला आवेश है जिसको हम रेशम से रगड़े हैं और दूसरा आवेश की छड़ पर आने वाला आवेश है जिसको बिजली की खाल से रगड़े। तो कांच की छड़ पर जो आने वाला आवेश है वो धन आवेश होगा और आवेश की छड़ पर जो आने वाला आवेश है वो ऋण आवेश होगा। और धन आवेश से आवेशित अगर दो कांच की छड़ है तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऋण आवेश से आवेशित दो आवेश की छड़ है तो उनमें प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन धन आवेश से आवेशित एक कांच की छड़ और ऋण आवेश से आवेशित एक आवेश की छड़ के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया, कांच की छड़, आवेश की छड़। इसी तरह से तमाम पदार्थ होते हैं जिनको दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं तो किसी एक पर प्लस चार्ज होता है, दूसरे पर माइनस चार्ज जाता है। तो घर्षण के द्वारा यदि दो विशिष्ट पदार्थों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाए, घर्षण किया जाए तो किसी एक पर धन आवेश और किसी एक पर ऋण आवेश आ जाता है। तो पहला तरीका हुआ कि घर्षण द्वारा हम क्या आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं।
दूसरा संपर्क द्वारा, इसमें अगर ए एक पदार्थ है, बी दूसरा पदार्थ है, किसी एक के पास ऑलरेडी कोई आवेश हो, जैसे किसी के पास धन आवेश है और ये उदासीन है, इसके पास कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है, जीरो आवेश है। अब इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला दिया गया, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला दिया गया। ये पूरा ए था और ये पूरा बी था, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। अब ए अपने आवेश को तब तक बी को देता रहेगा जब तक कि दोनों पर बराबर बराबर आवेश न हो जाए। मान लेते हैं इस पर यम मात्रा में आवेश था और इस पर जीरो था, दोनों को संपर्क में ला दी। अब ये अपना यम वाला आवेश से आवेश इसको तब तक देता रहेगा जब तक कि दोनों पर बराबर बराबर आवेश न हो जाए, m/2 यहाँ भी हो जाए, m/2 यहाँ भी हो जाए। इसी का यम था, आधा यहाँ चला गया, अब दोनों आवेशित हो गए। तो B पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन A के संपर्क में आया तो B पर भी ये m/2 के बराबर आवेश हो गया। तो क्या हो गया, ये संपर्क के द्वारा आवेश हुआ। किसी एक बॉडी पर, किसी एक पदार्थ पर, किसी एक कण पर आवेश था, वो किसी निरावेशित उदासीन कण के पास पहुंचा, संपर्क में आया। ये ए अपना तब तक आवेश देता रहा जब तक कि ए और बी पर दोनों सेम आवेश न हो जाए। तो यहां पर संपर्क द्वारा भी आवेश का स्थानांतरण हो गया। तीसरा प्रेरण द्वारा, एक ए के पास ये कोई पदार्थ ए है, इसके पास ढेर सारा धन है, इस तरह से। दूसरा उदासीन था, ये उदासीन होने का मतलब जितना धन इसके पास था उतना ही ऋण था, दोनों मिलकर के जीरो थे। क्या इसमें केवल धन है, इसमें धन भी था, मान लीजिए 4 धन था, 4 ऋण था, दोनों मिलकर उदासीन हो गए। जब कोई आवेशित पदार्थ किसी उदासीन पदार्थ के करीब जाता है तो प्रेरण के द्वारा इसका सारा ऋण आवेश एक तरफ हो जाता है। आप जानते हैं धन आवेश यहाँ है और इसमें धन और ऋण दोनों है, तो धन आवेश किसको खींचेगा अपनी ओर, ऋण आवेश को। क्यों, धन और ऋण के बीच आकर्षण होता है। तो अगर इसमें कहीं ऋण होगा, इसमें क्या था, धन और ऋण सब था, ये 4 ऋण था, 4 धन था, तो धन और ऋण दोनों है इसमें। तो क्या करेगा, ये धन किसको खींचेगा, धन आवेश है, ये खींचेगा ऋण को, तो ऋण को खींच करके यहां कर लिया ऐसे, और धन को यहां कर लिया। ठीक, अब ये धन जो है जब इस पदार्थ को पृथ्वी के संपर्क में कर दिया जाता है तो पृथ्वी सारे धन आवेश को क्या करती है, खींच लेती है अपनी तरफ। तो ये सारे धन आवेश क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, ठीक। तो ये इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा ये पदार्थ जो उदासीन था वो क्या हो गया, आवेश से युक्त हो गया, चार्ज हो गया। ठीक, तो 3 प्रकार के आवेशन की प्रक्रिया थी। पहला, घर्षण द्वारा कैसे आवेशन होता है, दूसरा संपर्क द्वारा कैसे आवेशन होता है, तीसरा इंडक्शन प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन होता है, यानी चार्जिंग बाय रबिंग, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्टिंग, संपर्क में आने से आवेशन, और तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा चार्ज होना। ये चार्ज होने का 3 तरीका होता है। तो अब हमारे पास हो गया कि आवेश कहते किसको है, और एक वस्तु में, एक पदार्थ में, एक कण में आवेश कैसे कैसे आता है। आवेश एक ऐसा गुण है जिसके निहित होने से दो पदार्थों अथवा कणों के बीच विद्युत बल को क्या लिख सकते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक। अब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, समान आवेश के गुण से युक्त पदार्थों के बीच प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेशित वस्तुओं के बीच या विपरीत प्रकार के आवेश के गुण से युक्त वस्तुओं के बीच
आकर्षण बल लगता है। ये हो गया। अब यहीं से निकलता है कि आवेश क्या प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन सा? पहला प्लस आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक। और इन आवेशों को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? पहला घर्षण द्वारा, दूसरा संपर्क द्वारा, तीसरा इंडक्शन के द्वारा। अब यहीं से आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र लेंगे। तो आवेश का मात्रक जो होगा, वस्तु जैसे किसी पदार्थ में द्रव्यमान का गुण होता है, उसी तरह से पदार्थ में आवेश का गुण हो सकता है। द्रव्यमान का गुण निश्चित रूप से होता ही, लेकिन आवेश का गुण हो सकता है। तो जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वैसे ही आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और इसका विमीय सूत्र जो होता है वो होता है टी ए। ये टी क्या है? समय है, और ये क्या है? धारा। तो आवेश, और आवेश को लिखते किससे हैं? क्यू से लिखते हैं। तो Q इक्वल टू आई टी, जिसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, और आवेश का विमीय सूत्र होता है T1A1। ये T क्या है? समय का सिंबल है, A क्या है? धारा का सिंबल है। तो विमीय सूत्र हो गया T1A1 और मात्रक हो गया कूलाम। ये विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ये हो गया हमारा। आगे धन आवेश और ऋण आवेश वास्तव में कैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक स्थानांतरित होते हैं। जैसे हमने अभी कांच के छड़ को पढ़ा। कांच के छड़ को हमने रगड़ा किस पर? रेशा। तो हमने कह दिया कि कांच के छड़ में वो गुण आ गया जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, जिसको हमने कहा धन आवेश। और रेशम पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको हमने कहा ऋण आवेश। अब क्या हुआ कि कांच के छड़ में धन आवेश हो गया और रेशम में ऋण आवेश हो गया। तो इस स्थिति में हम कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, तो कांच के छड़ से कोई कण होता है जो आवेश को यहां से स्थानांतरित करके यहां ले आता है, या यहां से स्थानांतरित करके यहां ले आता है। इसको हम देखने से पहले देखेंगे कि वास्तव में अगर कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ा जा रहा है तो आवेश वाहक कौन है? सिंपल सी बात है, आवेश वाहक कौन है? आवेश वाहक कौन है? तो यहां पर आवेश वाहक, जैसे एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, ए है और बी। इन दोनों को या तो संपर्क में लाया गया, या तो घर्षण किया गया, या तो इंडक्शन का काम किया गया। तो अगर ए पर प्लस चार्ज हुआ है और बी पर माइनस चार्ज हुआ है, तो इसका मतलब कि ए से बी की तरफ माइनस गया होगा, या फिर बी से ए की तरफ प्लस आया होगा। और कौन लेकर के आया होगा प्लस को, कौन लेकर के आया होगा माइनस को, इसी को हमको देखना है। तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं यहाँ पर, कि प्रत्येक पदार्थ किससे बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में तीन प्रकार के कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तीन कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु में तीन कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं नाभिक में, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं। और प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन सबसे बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो विद्युत बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, वो कम हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो इस पूरे परमाणु में आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिला करके न्यूट्रल हो जाते हैं। ये जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। और सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए
तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाते हैं, यानी इस पूरे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जब कभी ये बाहरी इलेक्ट्रॉन जो अत्यंत न्यून बल से, अत्यंत छोटे आकर्षण बल से बना हुआ होता है, जब ये बाहर निकल जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुरू में तो जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही निगेटिव चार्ज थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पूरा परमाणु क्या हो गया, पूरे परमाणु पर पॉजिटिव ज्यादा हो गया। जब पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो ये परमाणु पॉजिटिव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, बाहर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी और पदार्थ पर चला जाए, किसी और पदार्थ पर चला जाए तो ये पदार्थ भी उदासीन होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो क्या हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऋण आवेश को लेकर के बी पर पहुंच गया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आवेश वाहक हो गया, आवेश वाहक हो गया। तो यहां पर अभी आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे आवेश वाहक होल भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे आवेश वाहक आयन भी होते हैं। तो आवेश वाहक के रूप में अभी यहां पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि आवेश वाहक होल भी होते हैं, आवेश वाहक आयन भी होते हैं। तो जो आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित करता है उसे हम आवेश वाहक कहते हैं, और वो होता है तीन चीज, क्या, इलेक्ट्रॉन, होल और आयन। ये तीनों जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, आवेश को एक जगह दूसरे जगह पर स्थानांतरित करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आवेश वाहक चार्ज कैरियर। आवेश वाहक चार्ज कैरियर, आवेश वाहक चार्ज कैरियर। तो तीन प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, होल और आयन। आगे हम जैसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं, वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी होता है। क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण के सिद्धांत में आप देखें कि अगर कोई पदार्थ आवेशित हो रहा है, कोई कण आवेशित हो रहा है, तो वो आवेश कहां से आ रहा है, किसी और जगह से आवेश आ रहा है, या फिर वो अपना ही आवेश कहीं और लॉस्ट कर दे रहा है। जैसे कांच और रेशम को लिए हम, कांच को रेशम से रगड़े तो कांच पर जितना धन आवेश आया, रेशम पर उतना ही ऋण आवेश आ गया। दोनों के समित आवेश को देखें तो क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी आवेश को कहीं और जगह से हम नहीं ला रहे, एक का आवेश दूसरे पर स्थानांतरित कर रहे हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर इसके ऋण आवेश को हम यहाँ हटा दिए हैं तो इस पर धन आवेश आ गया, इसका ऋण आवेश यहाँ पहुंच गया। हमने कहीं से भी आवेश को क्या उत्पन्न नहीं किया, न तो आवेश को नष्ट किया। ऐसा नहीं कि इसका ऋण आवेश हमने नष्ट कर दिया और इस पर धन आवेश दे दिया, इसका धन आवेश हमने नष्ट कर दिया, इसमें ऋण आवेश आ गया, ऐसा कुछ नहीं। आवेश को हमने एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित कर दिया, आवेश को न तो उत्पन्न किया न तो नष्ट किया। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता न तो उत्पन्न किया जा सकता, द्रव्यमान को केवल एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आवेश को भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऋण आवेश को यहाँ से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया, यहाँ चला आया, तो यहाँ पर ऋण आवेश क्या रहना चाहिए, ऋण आवेशित होगा, और यहाँ पर ऋण निकल गया तो धन ज्यादा हो गया। अभी जब रगड़े नहीं थे, जब घर्षण नहीं हुआ था तो ऋण और धन दोनों बराबर था, लेकिन जब यहाँ से ऋण निकल गया तो धन ज्यादा हो गया। तो कांच क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, रेशम में ऋण चला गया तो ऋण आवेशित हो गया। क्या हुआ, इसका ऋण आवेश इसमें चला गया, आवेश को हमने न तो उत्पन्न किया न तो नष्ट किया। तो इस तरह से आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक कण से दूसरे कण पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया। अगला जो इसमें टॉपिक आज है वो है
आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमने पढ़ा। अगला आवेश की क्वांटम प्रकृति यानी क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि आवेश को एक फिक्स मात्रा के गुणन में ही एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित कर सकते हैं, और वो फिक्स मात्रा है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आवेश की क्वांटम प्रकृति में आप सीधे से लिखेंगे कि आवेश को एक फिक्स मात्रा के पूर्ण गुणक, एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणक के रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। वह निश्चित मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति में कि आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणक के रूप में ही किया जा सकता है, और यह निश्चित मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। यानी कि आवेश का स्थानांतरण इस मात्रा के पूर्ण गुणक, इसी को हम ई भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ई भी कहते हैं। यानी जहां ई लिखा हुआ मिले इसका आशय यह है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश है। जैसे तो अब इस मात्रा के पूर्ण गुणक के रूप में ही आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे पूर्ण गुणक का आशय होता है एक में ई से गुणा करके, ई का मान इतना है, एक ई के बराबर स्थानांतरित हो सकता है, 2 ई के बराबर स्थानांतरित हो सकता है, 3 ई के बराबर स्थानांतरित हो सकता है, 4 ई के बराबर स्थानांतरित हो सकता है, n ई के बराबर स्थानांतरित होता है, जहां n क्या है पूर्ण संख्या है, n क्या है पूर्ण संख्या है। तो यही है क्वांटम सिद्धांत कि आवेश की मात्रा को एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणक के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। वह निश्चित मात्रा है E, और E बराबर क्या है E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आवेश का स्थानांतरण 1E के रूप में यानी इतना स्थानांतरित हो सकता है, इसका 2 गुना गुणे 2 करें क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 इतना मात्रा। या तो ये स्थानांतरित किया जा सकता है या तो ये स्थानांतरित किया जा सकता है, या तो 3 गुणे इतना कर दें तो 4.8 × 10⁻19 यह स्थानांतरित किया जा सकता है, या 4 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 6.4 × 10⁻19 यह स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कितना स्थानांतरित किया जा सकता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर या एक कण से दूसरे कण पर, वो होगा 1E के बराबर, 2E के बराबर, 3E के बराबर, 4E के बराबर, 5E के बराबर। यानी इन दोनों के बीच 1.6 × 10⁻19 3.2 × 10⁻19 के बीच अगर कोई आवेश होगा तो उसको स्थानांतरित नहीं किया जाता। सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमको किसी को मुद्रा देना हो, किसी को मुद्रा का स्थानांतरण करना हो, तो हम रुपया के पूर्ण गुणक के रूप में देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। तो क्या होगा ये रुपया का क्वांटम सिद्धांत हुआ कि अगर हम रुपए का स्थानांतरण किसी करते हैं तो रुपए के पूर्ण गुणक के रूप में करेंगे, 1 रुपए के रूप में, 2 रुपए के रूप में, 3 रुपए के रूप में। अगर आप इस समय किसी को 1.5 रुपए देना चाहें तो क्या कहेगा हमको 1.5 नहीं चाहिए, आपका 50 पैसा या तो वापस कर देगा या तो फेंक देगा, कहेगा कि ये हमारे लिए यूजलेस है। तो जिस प्रकार से इस सोसाइटी में मुद्रा का स्थानांतरण इस समय
रुपया के पूर्ण गुणक में होता है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। उसी तरह से पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण ई के पूरक के रूप में होता है 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, 5 ई, और ई का मान कितना होता है? ये होता है। तो ये हो गया आवेश का क्वांटम सिद्धांत। रुपए का क्वांटम सिद्धांत, रुपए का स्थानांतरण सिक्के के पूर्ण गुणक के रूप में होता है 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। तो रुपए का क्वांटम सिद्धांत, रुपया का स्थानांतरण रुपए के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। लेकिन आवेश के क्वांटम सिद्धांत में आवेश का स्थानांतरण ई के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, और ई का मान होता है 1/6 गुणे 10⁻⁹, यानी 1 गुणे इतना स्थानांतरित हो जाएगा, 2 गुणे इतना स्थानांतरित हो जाएगा, 3 गुणे इतना स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन आप चाहे कि 1.5 गुणे इतना स्थानांतरित कर दे तो नहीं होगा। तो यही है हमारा आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो आज हमने पढ़ा कि आवेश होता क्या है। आवेश एक ऐसा गुण है जिससे निहित दो वस्तुओं के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है, या दोनों को सम्मिलित रूप से कह सकते हैं विद्युत बल लगता है। ठीक। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है? घर्षण के द्वारा। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर घर्षण कर दीजिए, किसी एक पर प्लस आ जाएगा, दूसरे पर माइनस आ जाएगा। संपर्क के द्वारा, एक आवेशित वस्तु है दूसरे उदासीन वस्तु के पास ले जाइए, आवेशित वस्तु तब तक आवेश देती रहेगी दूसरे को जब तक कि दोनों पर आवेश सेम न हो जाए। इंडक्शन के द्वारा, एक अधिक आवेश की वस्तु है किसी उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं, उसका ऋण आवेश एक तरफ आ जाता है और धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है इंडक्शन के द्वारा। अब आगे आवेश वाहक कौन होते हैं? आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं, और क्या होते हैं? आयन होते हैं। लेकिन अभी हम केवल इलेक्ट्रॉन के विषय में चर्चा की है। आवेश के स्थानांतरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है और वो कभी कभी फ्री हो जाता है। जब घर्षण करते हैं तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाता है, तो दूसरे पर अतिरिक्त ऋण इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर अतिरिक्त ऋण आवेश हो जाता है। पहले में से ऋण निकल चुका है तो अतिरिक्त धन आवेश हो जाता है। एक पर धन आवेश हो गया, दूसरे पर ऋण आवेश हो गया। तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, होल और आयन। आवेश संचरण का सिद्धांत। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर किया जा सकता है। आवेश का क्वांटम सिद्धांत। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आवेश का स्थानांतरण ई के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। वह निश्चित मात्रा क्या है? ई है। और ई का आशय होता है इलेक्ट्रॉन पर जितनी मात्रा में आवेश होता है और उसका मान होता है 1/6 तो यहाँ तक हम पढ़े। हमने अभी आपको कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या पहले यूनिट को हम स्थिर विद्युतिकी क्यों कहते हैं उसको हम बताएं। तो अब हमने देख लिया है कि आवेशित कण क्या होते हैं। तो अगर आवेशित कण स्थिर है और इस आवेशित कण के स्थिर रहने के कारण उसके गुण धर्मों का अध्ययन, उसके प्रभाव का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं या स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। तो इस पूरे यूनिट में हम आवेश को स्थिर रह करके उसके गुणधर्म को, उसके प्रभाव को देखेंगे। इसलिए ये यूनिट जो होता है वो स्थिर विद्युतिकी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। तो आज हमने जिन भी टॉपिकों को देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक कूलॉम्स लॉ के रूप में अगले वीडियो क्लिप में होगा। आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।